देखो आजकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर न्यूज फॉलो करो ना तो दो शब्द एक साथ निकलते हैं, वाव एंड व्हाट। आपने एक चीज नोटिस की है कि आजकल जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, और खासकर टेक की फील्ड में, दे साउंड टू फ्यूचरिस्टिक टू बी ट्रू। फेसबुक का नाम मेटा हो गया, लोग ब्लॉकचेन की बातें करने लगे, एक बंदा सेल्फीज बेचकर एनएफटी के थ्रू करोड़पति बन गया, मेटावर्स पर जमीनें खरीदी जा रही हैं, मेटावर्स पर कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, और यहां तक कि शादियां हो रही हैं मेटावर्स में। तो हुआ क्या है कि जो भी ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज तबका है ना सोसाइटी का, मेरी तरह, उसको फोमो हो रहा है। मतलब भाई हम लोग जूम के इंटरफेस में कंफ्यूज हुए जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि वेब 3 पे एनएफटी बेचो। उसको सांस तो लेने दे बे। आज की वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि जो आजकल नए नए टर्म्स यूज हो रहे हैं ना, ये वेब 3, मेटावर्स, एनएफटी, ब्लॉकचेन, इनके मायने क्या है, लेमन टर्म्स में इनका क्या मतलब है। मतलब सच में इंटरनेट की दुनिया में कुछ बड़ा हो रहा है या ये सब हाइप है? मतलब छोटी गंगा बोल के नाले में तो नहीं कुदाया जा रहा हमको, है ना। शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। देखो अगर आपका टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है और आप इन सब चीजों को बहुत ही लेमन टर्म्स में समझना चाहते हैं, तो अपन दोनों भाई भाई साथ में समझेंगे। सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन से। और अगर अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि भाई सोने की चेन सुना था, चेन की नींद सुना था, ये ब्लॉकचेन क्या है, देन यू आर अ गुड क्वेश्चन। थ्योरेटिकली बताऊं तो ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड शेयर इम्यूटेबल ऑनलाइन लेजर। क्या बोला तूने? मतलब अगर आप ऑफलाइन कहीं कुछ खरीदने जाते हो तो दुकानदार उसकी एक रिसिप्ट बनाता है ना, एक लेजर मेंटेन करता है ना, ऐसे ही ब्लॉकचेन एक ऑनलाइन लेजर है। और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप रविंद्र देओल की अ गाइड टू ब्लॉकचेन इकोसिस्टम वाली क्लास देखें। आज की वीडियो स्पॉन्सर स्किलशेयर पर। मैंने भी इसकी क्लास ली है एंड एज अ टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड पर्सन मुझे ये काफी आसान लगा, बिना जार्गन्स के समझाया गया है। इसके अलावा आपको एनएफटी पर भी एक क्लास मिल जाएगी, जैसे कि यू कैन लर्न फ्रॉम द क्लास टर्न योर आर्ट इनटू एन एनएफटी बाय बेंजी विल्सन। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां हजारों क्लासेस हैं। फिर आपको चाहे वो कोई भी स्किल सीखनी हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, गार्डनिंग हो, कोई भी, यहां सारी क्लासेस उन लोगों द्वारा दी जाती हैं जो उस फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, यानी कि उस फील्ड के इंडस्ट्री लीडर्स हैं। यहां पर आप काफी सारे इंडियन क्रिएटर्स से भी सीख सकते हैं, जैसे कि अंकित भाटिया, लिली सिंह, और तो और ये सारी क्लासेस एड फ्री होती हैं, यानी कि आप बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के इन्हें देख सकते हैं। स्किलशेयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन 1800 रुपए का है। अगर आप इसके अभी मेंबर बनते हैं और उसकी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका मंथली खर्च आपको लगभग 150 रुपए के भी आसपास पड़ता है, जो कितना ही है, उससे दुगना तो आप अखबार में ही दे देते हो। अचड़ा सेठ के पैसे में कोई नूर वाला ज्ञान मिल रहा है, क्या दिक्कत है। अगर आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके इसके मेंबर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक कस्टम लिंक दिया हुआ है, और पहले 1000 लोग जो उस लिंक के थ्रू मेंबर बनते हैं उनको 1 महीने का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। जाओ स्किलशेयर को ज्वाइन करो, देखो, और गार्डनिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन हर चीज की क्लासेस आपको मिल जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि दुकानदार चाहे तो रिसिप्ट में डुप्लीकेसी कर सकता है, ठीक है, उसमें भी थोड़ा फंडा लगा सकता है कि भैया सुनो थोड़े पैसे कैश दे देना, थोड़े वैसे दे देना। जो बिजनेस वाले हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। आपने जो एक बार एंट्रीज कर दी उसको आप जाके चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इम्यूटेबल यानी कि अनचेंजेबल होता है। और क्योंकि जो इसकी हिस्ट्री है वो पब्लिकली भी अवेलेबल हो सकती है, तो भाई ये काफी ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल लेखा पट्टी है बेसिकली। पॉइंट टू बी नोटेड, जरूरी नहीं है कि ब्लॉकचेन पब्लिक हो, प्राइवेट भी हो सकता है। इसके कई प्रकार होते हैं, कुछ लिमिटेड एक्सेस वाले भी होते हैं। यहां हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के रूप में नोट होता है और अगला ट्रांजैक्शन एक और ब्लॉक के रूप में, और जब ये चेन कंटिन्यू होती है तो इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। इसमें 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको कहते हैं नोड्स और हैश, कसोल वाला नहीं। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है ये अलग अलग कंप्यूटर्स में नोड्स के द्वारा रिकॉर्ड होती है। अब हर एक ब्लॉक में 3 चीजें होती हैं, डेटा, हैश एंड प्रीवियस हैश। हर एक ब्लॉक में कुछ डेटा स्टोर होता है और हर एक ब्लॉक के पास उसकी खुद की एक हैश आईडी होती है एंड इट्स यूनिक फॉर एवरी ब्लॉक। और आखिरी एलिमेंट है पिछले वाले ब्लॉक का हैश। अब ये टेक्निक एक चेन ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट करती है, क्योंकि अगर आपने एक हैश के ब्लॉक में चेंज किया तो वो पिछले वाले से कनेक्टेड है और वो भी एक उससे पहले वाले से कनेक्टेड है एंड सो ऑन। तो अगर एक ब्लॉक में चेंज किया तो सारे ब्लॉक्स में चेंज करने पड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाई ब्लॉकचेन इज इम्यूटेबल। बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन टेक पर ही काम करता है, सारा पुराना डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि अगर आपने ब्लॉकचेन समझ ली मतलब आपने बिटकॉइन समझ लिया। अब इसी बात को ढंग से समझने के लिए आई टॉक टू आदित्य सिंह, जो क्रिप्टो इंडिया के फाउंडर हैं, एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ पीएचडी इन डीट हॉडलिंग। व्हाट डज दैट मीन? लेट्स फाइंड आउट।
तो अभी क्रिप्टो को समझने के लिए आई एम जॉइंड बाय आदित्य सिंह. ही इज द फाउंडर ऑफ क्रिप्टो इंडिया. इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ द पीएचडी इन डीट हॉडलिंग. तो पहले तो आदित्य टेल मी व्हाट इज इट, ये डीट हॉडलिंग का क्या मतलब होता है? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सार्थक. ऐसे हॉडलिंग अगर आप देखोगे, होल्ड ऑन टू योर डियर लाइफ, एक मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड था जो अच्छा. किसी ने बिटकॉइन को लेके बोला था. बट Okay. मैं उसको डीट हॉडलिंग इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप एक्चुअली में बिटकॉइन को देखेंगे एंड मोस्टली अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो काफी वॉलेटाइल एसेट है जहां पर एट टाइम्स आपको बहुत बड़े करेक्शन देखने को मिल रहे हैं. तो अगर आप एक्चुअली में कुछ वैल्यू बनाना चाहते हैं या मनी बनाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, जहां पर आपको जो छोटे मोटे जो करेक्शन देखते हैं वहां पर आप पैनिक मत करो या डरो मत कि ये क्या हो गया. आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसको ढीठ बन के हॉडल करके रहो कि चाहे कितनी बुरी सिचुएशन हो जाए आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि ये जब बुरी सिचुएशन खत्म होगी तो आपको फिर वहां पर जो बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलेंगे. जो बीटीसी का चार्ट खुद एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता है. तो जब भी डंप होता है हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि अगर आपको एक्चुअली में कुछ करना है तो ढीठ हॉडलर बनो, वीक हैंड मत बनो, पेपर हैंड मत बनो कि थोड़ा सा डंप आया घबरा गए. कभी भी हम बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि यार ये इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है. बट यू नो हम देखते हैं कि यार टेक्नोलॉजी में, एंड अगेन फॉरगिव मी अगर ये बहुत ही ज्यादा बचकाना सा सवाल लगे, बट कि टेक्नोलॉजी में ना चीजें पॉसिबल हो जाती हैं कि हैक हो जाती हैं चीजें एंड वगैरह वगैरह. बट आर यू श्योर कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज सो सिक्योर कि इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता? तो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ऐसी चीजें होती हैं. हाँ. इसी कारण से सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर कोई डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाना है तो उसको ऐसा कैसे बनाएं कि उसको कभी भी कोई हैक नहीं कर पाए, कोई उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाए. तो उसी के लिए यहाँ पर जो ट्रस्ट था ये बेसिकली जो पब्लिक है उनको दिया गया कि आप यहाँ पर पूरे इस नेटवर्क को रन करो. तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, नॉर्मली लोग बिटकॉइन के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन सबसे हार्ट एंड सोल जो होता है एक ब्लॉकचेन का, बिटकॉइन ब्लॉकचेन का, वो यहाँ पर होते हैं माइनर्स. बिटकॉइन के जो माइनर्स, जो भी हमने बात करी कि नोड जो होता है, जो नोड को रन करते हैं, क्योंकि वही है जो इस पूरे नेटवर्क को सिक्योर रखते हैं. और आज की डेट में अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की जो हैश पावर वो ऐसे लेवल पे है कि अगर उसको हैक करना है या उस पर कोई चीज को मैनिपुलेट करनी है तो एटलीस्ट 51% पूरा पावर को कंट्रोल करना चाहिए. जितने अभी नोड जो पावर दे रहे हैं बिटकॉइन के नेटवर्क को, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 51% किसी को एक्वायर करना पड़ेगा. जो आज की डेट में अगर आप देखेंगे गूगल भी अपने पूरे रिसोर्सेज लगा देता है, तो वो चीज पॉसिबल यहाँ पर नहीं है. अब मैं वो लाइन बोलूंगा जो इस टॉपिक को समझाने से पहले हर कोई बोलता है. रेडी? ड्रम्स प्लीज. वेब 3 को समझने के लिए आपको वेब 1 और वेब 2 को समझना बहुत जरूरी है. बेसिकली 1992 के टाइम पे जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब जो वेबसाइट बनी ना वो काफी ज्यादा स्टैटिक थी. उसमें जो डिस्प्ले होता था आप वही बस पढ़ सकते थे, आप उसमें फोटो शेयर नहीं कर सकते थे, आप उसमें लाइक कमेंट नहीं कर सकते थे, एंगेज नहीं कर सकते थे बेसिकली. फिर 2004 के बाद सोशल मीडिया एप्स के थ्रू हम फोटो अपलोड करने लगे, गाने डाउनलोड करने लगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे. हम बेसिकली कंटेंट कंज्यूमर से कंटेंट क्रिएटर्स बन गए. लेकिन द प्रॉब्लम विद वेब 2 इज प्राइवेसी. क्योंकि आप इतना सारा दिन भर में कंटेंट चला रहे होते हैं और डेटा जनरेट कर रहे होते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, इस हर चीज का डेटा कुछ चंद कंपनीज के पास होता है. और ये कंपनीज बहुत पावरफुल हैं. ये बेसिकली हमारे डेटा की गेटकीपर्स बन गई हैं और ये हमारे डेटा को बेचकर कॉर्पोरेट्स को हमको एड्स दिखाती हैं. कई जगह ये लोगों ने पॉलिटिकल स्कैंडल्स में भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है. इसलिए डेटा प्राइवेसी एक बड़ी समस्या है. आप खुद ही सोचो कि हर चीज का डेटा इनके पास है अगर, तो गूगल को आपके बारे में क्या क्या नहीं पता होगा. सोचो. तो जो डेटा है जो सेंट्रल एंटिटीज के पास कंट्रोल्ड है, क्यों ना इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए. इसी कॉन्सेप्ट के साथ आया वेब 3. थियोरेटिकली एआई और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके जो यूजर्स हैं उनके पास उनके डेटा का कंट्रोल आ जाएगा एंड इसी प्रोसेस के थ्रू ये डेमोक्रेटाइज हो जाएगा, यानी कि जो पावर है वो जनता के हाथ में चली जाएगी. फॉर a guy like me who does not know, but I know what web 1 is, like you said ना, पहले सिर्फ एक इंटरफेस होता था. web 2 is social media apps. In layman terms, can you explain what is exactly web 3? ठीक है, तो वेब 3 को समझने के लिए जैसे एक छोटा सा मैं रिकैप दे देता हूँ. जैसे नॉर्मली अगर हम देखेंगे अर्ली डेज में वेब 1 आया तो जब इंटरनेट का पहला वर्जन आया था तो वो क्या था कि एक स्टैटिक पेजेस, आपको रीड ओनली पेजेस देखने को मिलते थे. इसका मतलब ये कि आप किसी पेज पे जाएंगे, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी,
वो आपको भी सेम दिखेगी, कोई और अगर दिखेगा तो उसको भी सेम दिखेगी। उसके बाद वेब 2.0 आया जो 2004 के अंदर था। वहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी कि आप अब यहाँ पर वेब पेजेस के साथ या फिर ऑनलाइन इंटरनेट के अंदर आप खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप खुद यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर बन के कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने जो व्यूज है उनको ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन वेब 2 के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपकी जो प्राइवेसी थी वो बिल्कुल भी नहीं बची, और आपका जो पूरा डेटा है, ये बड़ी बड़ी जो टेक जायंट कंपनीज हैं ये पूरा स्टोर करती हैं, और वही इस डेटा को यूज करती हैं एडवर्टाइजर्स को, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को सेल करने के लिए। तो इन अ वे अगर आप देखोगे, जैसे डेटा को नया ऑयल बोला जाता है जो बहुत वैल्यूबल है, तो इसलिए यहाँ पर वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट है जहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि आपका जो डेटा है आप खुद उसको ओन करो, और आप जब इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करो तो उस डेटा से आप भी कहीं ना कहीं कोई वैल्यू डिराइव करो, जहां पर आपको उसके थ्रू यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्निंग मिले। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर वेब 3.0 का है कि जहां पर आप प्लेटफॉर्म्स को यूज करोगे, लेकिन जब आप यूज करोगे तो यूज तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ में आपकी कमाई भी वहां पर होगी। तो पूरा जो वेब 3 का मोटिवेशन है, इज इट जस्ट द डेटा प्रिवेसी, या इसके अलावा भी और चीज है जिसके थ्रू वेब 3 हमको आगे जाके हेल्प करेगा, सिंस यू आर कॉलिंग इट द नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंटरनेट? सी इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, जहां पर क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो एसेट्स एक उसका ये पार्ट बन जाते हैं। फिर साथ में हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जैसे अभी हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल फाइनेंस हमको देखने को मिलता है, जहां पर हम बैंक में जाते हैं, हम बैंक में लोन लेते हैं, या फिर हम लेंड करते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो वैसे ही डिसेंट्रलाइज एसेट्स के साथ भी प्लेटफॉर्म्स जो है हमको बनते हुए देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर एनएफटी मार्केट प्लेस है, जैसे ट्रेडिशनल वर्ल्ड के अंदर हमको दिखते हैं कि हम यहाँ पर आर्ट खरीदते हैं, या ऑनलाइन हम जो गेम्स हैं उसके अंदर हम चीजों को बाय करते हैं। तो वैसे ही हमको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। एक्चुअली में आप जो भी चीज बाय करोगे उसको आप खुद कंप्लीटली ओन करोगे, जो अभी यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये वेब 3.0 के अंदर आते हैं। तो अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, पूरा जो इंटायर क्रिप्टो स्पेस है एंड उसके अराउंड जो भी चीज बन रही है उसको आप वेब 3.0 यहाँ पर आप बोल सकते हो। अच्छा, एनएफटी एक और ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। ईमान की तरह हो गई है एनएफटी, जिसको देखो वो बेच रहा है। अब हाल ही में एक लड़का एनएफटी के थ्रू अपनी सेल्फीज बेचकर मिलियनियर बन गया, एंड दिस बॉट ऑल आईबॉल्स टू एनएफटी कि भाई ये कैसा मार्केट है, क्योंकि अगर सेल्फीज की मार्केट वैल्यू है तो हर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को करोड़पति होना चाहिए ना। इनफैक्ट एनएफटी मार्केट इतना बड़ा है कि पिछले साल $25 बिलियन की एनएफटी बेची गई थी, और ये एस्टिमेटेड है कि ये नंबर इस साल और बढ़ेगा। इसको टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। टोकन्स असाइड, नॉन फंजिबल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है, ये एक डिजिटल एसेट है, लेकिन इसकी एक एक्सचेंज वैल्यू है, इसीलिए इसको कहते हैं फंजिबल टोकन। एक नॉन फंजिबल टोकन वो होता है जिसकी आपके अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी ना किसी टर्म्स में यूनिक है। अब जैसे कि ये जैक डॉर्से का ट्वीट है, अब ट्वीट तो कई हो सकते हैं, लेकिन ट्विटर का पहला ट्वीट तो एक ही हो सकता है ना, इसीलिए ये हो गया एक नॉन फंजिबल चीज। एंड टोकन इज बेसिकली प्रूफ ऑफ ओनरशिप, मतलब कि अगर ये इमोजी है और इसकी एक डिजिटल कॉपी आपके पास है और ये ओरिजिनल है आपकी, इसका मतलब बेसिकली ये है कि इस डिजिटल एसेट के ओनर आप हैं, और ये चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। थ्योरेटिकली जब आप एक एनएफटी खरीदते हो तो उसकी एक ब्लॉकचेन लेजर में एंट्री हो जाती है, जिसे बाद में वेरीफाई किया जाता है। आजकल एनएफटी का सबसे ज्यादा फायदा डिजिटल आर्टिस्ट उठा रहे हैं, जहां वो अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट वाया एनएफटी किसी को भी बेच सकते हैं। ना बहुत लाजमी है कि आपके दिमाग में यह सवाल आए कि कोई भी ऐसा डिजिटल एसेट जिसको मैं एक राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूं, उसे कोई क्यों खरीदेगा। तो यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, मिडिल क्लास सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड। लेकिन इसके खिलाफ सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है कि किसी भी चीज की ओनरशिप, उसकी डिजिटल ओनरशिप एक बड़ी बात होती है, इसलिए लोग एनएफटी खरीद रहे हैं। आजकल बहुत चल रहा है कि भाई बॉलीवुड में अपना एनएफटीज का हो रहा है, पीपल आर बिकमिंग मिलियनियर्स बाय सेलिंग देयर सेल्फी एनएफटी के थ्रू। तो एक चीज जो बहुत सवाल मन में उठता है कि फॉर एग्जाम्पल क्या कैसे बताऊं, जैसे कि ये रिमोट है, ठीक है, इस रिमोट की एक फोटो को मैंने एनएफटी बना दिया, ठीक है, मान लिया कि भाई ये बहुत बड़ा है, इसमें एक वैल्यू है, इंटरेस्टिंग वैल्यू है जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते, फॉर मी इट्स वेरी स्पेशल एंड आई मेक एन एनएफटी एंड टुमारो आई गेट फेमस और सबके भाई ये सार्थक का पहला रिमोट का एनएफटी है वगैरह वगैरह। बट वही है कि वो चीज जिसको मैं एक राइट क्लिक करके इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता हूँ, उसका एनएफटी लोग क्यों खरीद रहे हैं, वो भी इतने महंगे महंगे में?
यू आर एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन जैसे जैसे हम इस एज के ऊपर मूव करें जहां पर हम सारे कम्युनिकेशन ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पर इन डिजिटल एसेट्स की भी काफी वैल्यू बन सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे गेमिंग इंडस्ट्री को, आप देखते हो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जब आप गेम खेलते हो तो आप कितने सारे एसेट्स हैं जो आप ऑनलाइन बाय करते हो। आप क्यों बाय करते हो? आप इसलिए नहीं बाय करते कि आपको उसको सेव करके अपने घर पे कहीं पर लगा रहा है या कुछ ऐसे रखना है। आप इसलिए उसको बाय करते हो क्योंकि आप उसको गेम के अंदर यूज कर पाते हो, उसकी यूजेबिलिटी है, आप चीजों को कर पाते हो। तो ऐसी एनएफटी के भी जो यूज केस है इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ही आएंगे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर ये हो सकता है कि एनएफटी को अगर आप देखेंगे यहाँ पर रियल एस्टेट के लिए हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी की जो डीड्स होती हैं, जो घर के पट्टे होते हैं, वो यहाँ पर एनएफटी के थ्रू एक तरह से इशू हो सकते हैं, जो बाद में अगर कोई ट्रांसफर करता है आपको, मतलब उसमें फॉर्जरी के जो केसेस होते हैं वो कितने ज्यादा कम हो जाएंगे। कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पर जो ऑफिसेज होते हैं वो जल जाते हैं, वहां पर जो लैंड की डीड्स हैं, पेपर्स हैं, वो जल जाते हैं, और इतने डिस्प्यूट जो आज के डेट में हमको इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो वही चीज को अगर ब्लॉकचेन पे एनएफटी के थ्रू इशू किया जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। आपके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं अगर वो एनएफटी के थ्रू यहाँ पर इशू करे जाए वो कितने अच्छे हैं। साथ में अगर आप देखेंगे अभी जैसे गेमिंग स्पेस को आप देखते हैं तो गेमिंग स्पेस के अंदर भी प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट जो है अभी यहाँ पर आ रहा है, जहां पर आप गेम को अगर खेलेंगे तो साथ में आप अर्न भी करेंगे, और जो भी एसेट्स आप बाय करते हैं आप खुद उसको कंप्लीटली ओन करेंगे। जैसे अभी कोई गेम खेलते हैं आप उसके अंदर कुछ भी बाय करते हैं तो आप उसको कभी भी कंप्लीटली ओन नहीं करते हैं। अगर कल को जो गेमिंग कंपनी उनने आपके अकाउंट को बैन कर दिया तो आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी चीजों को बाय किया, वो यू लूज एवरीथिंग। लेकिन ये चीज प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां पर अगर आप किसी चीज को बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्किन या कोई भी चीज आपने बाय करी, तो वो एज एन एसेट आप खुद यहाँ पर कंप्लीटली ओन करते हैं और उसको आप यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले टाइम पे, ऐसी बहुत सारी और भी केसेस हैं जो आने वाले टाइम पे एनएफटीज को लेके यहाँ पर बनेंगे। अभी मेनली यूज केस तो यही देखा जा रहा है कि एक बंदर की फोटो जो है वो इतने $1 मिलियन में चली गई, इतने $1,000 में चली गई, वो थोड़ा सा एक है ओवर हाइप्ड वाला फेस। लेकिन जो एक्चुअल जो इसके यूज केसेस हैं वो हमको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें एनएफटी बहुत वैल्यूबल होगा। Now look, the world of technology is moving very fast. Web3, NFT, blockchain, इन सब कॉन्सेप्ट्स को अब हम कई बार और कई ज़्यादा सुनने लगे हैं। और अब तो एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है मेटावर्स, जिसके तहत अभी फेसबुक ने भी अपना नाम मेटा कर दिया था। इसके मुताबिक हम एक वर्चुअल रियलिटी में भी जी सकते हैं। And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. एंड लुक, इट माइट साउंड वेरी वेरी फैसिनेटिंग कि भाई ब्लॉकचेन है, मेटावर्स है, वेब3 है, बट एक सिक्के के दूसरे पहलू भी होता है और इस चीज का भी है। ये पूरे कॉन्सेप्ट को, वेब3, मेटावर्स, आप जो भी सोच सकते हो, इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, यहां भी कुछ ऐसा ही है। काफी ज्यादा स्केप्टिसिज्म भी है। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क थिंक्स दैट वेब3 इज जस्ट अ बीएस, या ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्से, जिनको लगता है कि वेब3 भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम ही है, बस उसका लेबल अलग है। बेसिकली रिश्ता वही, सोच नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के भी अपने क्रिटिसिज्म हैं, जैसे कि इसमें एक बैंडविड्थ प्रॉब्लम है, इसमें इलीगल एक्टिविटी का खतरा भी ज्यादा है, एनर्जी कॉस्ट वगैरह वगैरह। एंड सम बिलीव कि लोगों को अभी तो रेवोल्यूशनरी लग रहा है, लेकिन इट माइट जस्ट बी अ बिग जाइंट बबल। Many people argue that it might just be, it can be a big thing for the future, but it can also be a big bubble जो आगे जाके burst हो जाएगा। एंड हम लोग कि ये कहीं ना कहीं पूरी सब कुछ एक हाइप तो नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई भी नई चीज आती है ना, तो जैसा मैंने बताया कि उस पर हाइप होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम देखेंगे, मतलब इंटरनेट जब आया था, .com बबल जब आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की डेट में हमारे पास Amazon और ऐसे बड़े बड़े हमारे पास वेबसाइट्स, इंटरनेट जिस करंट फॉर्म में, ऐसा नहीं होता अगर हमको वो हाइप टाइम नहीं देखने को मिलता, जहां पर एवरीबडी वाज रशिंग इनटू इट एंड दे वर ट्राइंग टू बिल्ड न्यू स्टफ। वही चीज अभी करंटली जो है वेब 3.0 के साथ हो रही है, जहां पर लोग रश कर रहे हैं एंड नई चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये डेफिनेटली है कि यहाँ पर जो चीज है, एक बबल है जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और इनोवेशन के लिए बबल फॉर्म होने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब वो बबल बनते हैं उसी टाइम पे जो इनोवेशन होता है वो बनता है। लेकिन जब वो बर्स्ट होता है, वहां पर 98% चीजें जो होती हैं वो चली जाती हैं, यूजलेस बन जाती हैं। लेकिन जो एक्चुअल फिर जो प्रोडक्ट्स हैं जो रियल लाइफ में लोग यूज करेंगे और हर कोई यूज करेगा, वो निकल के आते हैं। तो वही अभी एक करंटली स्टेज है जो यहाँ पर बन रही है। वेब 3.0 डेफिनेटली एक ऐसी चीज नहीं है जो अभी हाइप के अंदर है और आगे जाके नहीं रहेगी। ये रियलिटी है जो हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगी। चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, उसके अंदर जो नेक्स्ट फेज है वो आ चुका है। जितना इंपॉर्टेंट इंटरनेट का ट्रांसफॉर्मेशन था, उसी तरह का इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो एसेट्स एंड वेब 3.0 को लेके है, जो आने वाले
10 years मान लीजिए आप, 10 years में तो everything will change, मतलब it will be a very common word, Web 3.0, crypto assets, everything will be normal. But एक जो कंसर्न अभी जैक डॉर्सी और इलॉन मस्क ने लिया, वो उन्होंने ये लिया कि अभी जैसे अगर आप देखेंगे काफी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज्ड है करेंटली, लेकिन उनका बोलने का मतलब ये था कि डाओ कॉन्सेप्ट को बेसिकली यहाँ पर यूज करते हैं। उसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कौन कितने टोकन्स को होल्ड करता है। तो अगर वहां पर जो टोकन्स हैं, अगर यहाँ पर मेजॉरिटी पब्लिक होल्ड करती है तो उसका मतलब वो डिसेंटली, पब्लिक के पास ज्यादा टोकन तो पब्लिक यहाँ पर वोट कर सकती है। लेकिन वहीं पर अगर सार्थक जैसे आप हुए, आपके पास 20% शेयर है लेकिन मेरे पास सिर्फ 1% है, और पब्लिक के पास सिर्फ 10% है लेकिन आपके पास 20% है, और आप जैसे और भी दूसरे वीसीज है जिनके पास 20% 10% है, तो सेंट्रलाइज बन जाता है। क्योंकि 3-4 लोग ही अगर यहाँ पर मेजोरिटी शेयर को कंट्रोल करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग अगर कल को प्रोटोकॉल में कोई चेंज करना है, आप बोलोगे कि यहाँ पर हमको जो इस प्रोटोकॉल है इसमें टोकन सप्लाई और ज्यादा बढ़ानी है, या फिर हमको जो लोग हैं टोकन बर्न करने हैं, कोई भी चीज करनी है, तो यहाँ पर पब्लिक जो है वो वोट करेगी, तभी भी इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि 3-4 लोग जो पूरी शेयर को कंट्रोल करते हैं वो सीधे उसके अगेंस्ट में वोट करके अप्रूव करवा सकते हैं। तो उनका बोलने का बेसिकली मतलब ये था कि इन अ वे अगर आप देखोगे डाओ का जो कॉन्सेप्ट है और वेब 3.0 का जो कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, उतना डिसेंट्रलाइज अभी है नहीं जितना होना चाहिए। लेकिन आई थिंक ये एक फेज है जो विद टाइम जैसे जैसे अडॉप्शन आगे बढ़ेगा ये चीजें भी चेंज हो जाएंगी, एंड फिर वो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल जो हैं जो आगे जाके बनेंगे वो हमको देखने को मिलेंगे। Okay. एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू कीप योरसेल्फ इन अ स्टेज ऑफ लर्निंग। हो सकता है कि भाई एक बड़ा सा बबल हो, या हो सकता है ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट हो, आप बस इसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन रखोगे तो वो कम से कम आपके लिए फायदे में रहेगा। रिमेंबर जब इंटरनेट आया था तो उस टाइम पर भी लोगों ने कई सारा मजाक उड़ाया था। But you know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? और आज देखो, तो मैं तो सबको यही बोलने की कोशिश करता हूँ कि इन फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसके चक्कर में तो आप मत पड़ना। ये डेफिनेटली एक ऐसा स्पेस और ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले टाइम पे बहुत वैल्यूबल रहेगी और बहुत अच्छी चीजें इसमें से निकल के आएंगी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर आपको कहीं पर लगता है कि आप इजीली मतलब इन्वेस्ट करके एंड बहुत जल्दी आप पैसा बना सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ सकता है। और थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है जिन्होंने काफी लोगों ने अभी रियलाइज भी किया होगा अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वेस्टमेंट आप किसी भी चीज के अंदर करते हो, आप स्टॉक्स में करो, आप क्रिप्टो में करो, आप फॉरेक्स में करो, किसी भी चीज में करो, हमेशा वो सेंसिबल तरीके से होना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर करो वो ज्यादा बेटर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि आप कितना रिस्क यहाँ पर ले सकते हो, राइट? एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप करोगे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो गैम्बलिंग यहाँ पर बन जाती है। तो अभी भी क्रिप्टो स्पेस देयर इज अ लॉट टू टेक इन। इनफैक्ट मैं क्रिप्टो स्पेस में इतने टाइम से हूँ, इनफैक्ट मेरे को भी रोज कुछ ना कुछ नया यहाँ पर पता चलता है, क्योंकि बहुत फास्ट पेस में पूरी स्पेस मूव करती है और कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ नई चीजें यहाँ पर आती रहती हैं। तो वो डेफिनेटली इट विल कीप ऑन हैपनिंग। लेकिन अगर आप देख रहे हो, समझना बहुत जरूरी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करो, इन सारी चीजों को देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड, मतलब दिस इज रियली समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेस्ट यही होगा कि आप इसके बारे में सीखो। स्किल शेयर का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया रखा है, तो आप इसके बारे में एक बार सीखो जरूर। और अभी भी अगर आपका कहना है कि भाई ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपका कहना है कि यही फ्यूचर है, पैसा ही पैसा होगा, तो भी आई विश यू ऑल द बेस्ट।